देशहित की शुरुआत हम करेंगे सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज के साथ। भारतीय वायुसेना से जुड़ी ये खबर, जैसा कि अभी इस रिपोर्ट को देखकर भी आपको अंदाजा हो गया होगा, भारतीय वायुसेना ने तेजस लड़ाकू विमान को पश्चिमी मोर्चे पर तैनात कर दिया है। बिल्कुल, चीन और पाकिस्तान सीमा के करीब तेजस फाइटर जेट को तैनात किया गया है। तेजस को तैनात किया गया है चीन और पाकिस्तानी सीमा के करीब। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के करीब 72 घंटे बाद तेजस की बॉर्डर पर यह तैनाती हुई है। आपको बता दें, तेजस आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना का सबसे हल्का और स्वदेशी लड़ाकू विमान है तेजस। बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान से तनाव के बीच तेजस की तैनाती देशहित में आज की हमारी सबसे बड़ी खबर है। ये है भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान तेजस। लड़ाकू विमान तेजस के तेज पर हिंद की सेना को गर्व। बॉर्डर पर तेजस की तैनाती, पाकिस्तान की नींद उड़ी। तेजस की उड़ान देखकर चीन भी हैरान परेशान। भारतीय वायुसेना ने अपने एक और पवन पुत्र को बॉर्डर के पास तैनात कर दिया है। ये बड़ा कदम क्यों उठाया गया? विस्तृत खबर क्या है? इसके रणनीतिकार कौन है? सबसे पहले आपको इसकी जानकारी देते हैं। देश की सुरक्षा में 15 अगस्त को लाल किले से दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन ध्यान से सुनिए। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। अपना तेजस भी अपनी तेजी और अपनी ताकत दिखाने के लिए आधुनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार हो रहा है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के सबसे हल्के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की चर्चा की थी। आत्मनिर्भर भारत के लिए तेजस की तैयारी को बड़ा कदम बताया था। और देखिए, लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण के 72 घंटे बाद ही बड़ी खबर आई कि चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने देश के पश्चिमी मोर्चे पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को तैनात किया है। तेजस अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम फाइटर जेट है। भारत किस तरह हथियारों के खरीदार से हथियारों का निर्माता बनता जा रहा है, इसकी बानगी देखनी है तो LAC और LOC पर भारतीय सेना की तैनाती देखिए। लद्दाख में 2 महीने पहले ही स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र ने मोर्चा संभाल लिया था और अब उसका साथ देने के लिए बिल्कुल नया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लद्दाख पहुंच चुका है। और अब इन सब का साथ देने के लिए स्वदेशी फाइटर जेट तेजस पाकिस्तान की सीमा पर तैनात हो रहा है। वेस्टर्न फ्रंट पर तेजस की तैनाती का मतलब बड़ा है। वेस्टर्न फ्रंट मतलब राजस्थान, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक। मतलब तेजस के निशाने पर पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी है। अब तेजस की ताकत के बारे में आपको बताते हैं। तेजस ध्वनि की रफ्तार से भी तेज उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। इसका वजन करीब 6500 किलो है। ये 3.5 टन विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकता है। ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलें भी फायर कर सकता है। इसमें एंटी शिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लॉन्च किए जा सकते हैं। दिन हो या रात, ये किसी भी समय उड़ान भर सकता है। तेजस में मिड एयर रिफ्यूलिंग की तकनीक मौजूद है, यानी इस विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब तेजस को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ किस इलाके में तैनात किया गया है, हमें इसकी जानकारी नहीं है और सुरक्षा की दृष्टि से भी आप समझेंगे कि ऐसी जानकारी देना ठीक नहीं होगा। लेकिन पहले ये फाइटर जेट तमिलनाडु के सुलूर में तैनात थे। अब वो पश्चिमी मोर्चे पर मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके हैं तेजस। आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि तेजस लड़ाकू विमान का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से एक बहुत ही स्पेशल खास कनेक्शन है। अगस्त 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसके 18 साल बाद 4 जनवरी 2001 को तेजस ने पहली उड़ान भरी और फिर इसके 2 साल बाद यानी वर्ष 2003 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस फाइटर जेट को तेजस का नाम दिया। इस फाइटर जेट का ये नाम यानी तेजस संस्कृत भाषा के 20 नामों में से चुना गया। आपको बता दें, संस्कृत में तेजस का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है पावरफुल, एनर्जी, यानी कि असीम शक्ति। तेजस, सबसे शक्तिशाली तेजस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद भी होगा कि लाल किले से बता चुके हैं कि बॉर्डर पर चुनौतियों की भरमार है और ये चुनौतियां असामान्य हैं। लेकिन हमें LAC से LOC तक तैयारी पूरी रखनी है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं LAC से LOC तक
हमारे जवान दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब भी लगातार दे रहे हैं। जब हम एक असाधारण लक्ष्य को लेकर के असाधारण यात्रा पर निकलते हैं तो रास्ते में चुनौतियों की भरमार होती है और चुनौतियां भी असामान्य होती है। इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर चीन पाकिस्तान के विरुद्ध तेजस की ही तैनाती क्यों की गई? क्या भारत दुश्मनों को अब स्वदेशी पराक्रम भी दिखाए? स्वदेशी पराक्रम, जी हां, दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मोदी सरकार रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रही है। दो तस्वीरें आपके सामने, तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों की तैनाती पर जोर दिया जा रहा है। स्वदेशी हथियार, वेस्टर्न फ्रंट पर तेजस लड़ाकू विमान की तैनाती इसी उद्देश्य की पूर्ति है, तो दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख में LCH यानी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की तैनाती भी भारत सरकार और सेना की इसी सोच को दर्शाते हैं। हाल ही में पूर्वी लद्दाख में चीन से मिल रही चुनौती को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने 2 स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं, जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी सफल है, सबसे कारगर है। तेजस की तैनाती की खबर के बाद अब आपको बताते हैं भारतीय रफाल से कितना ज्यादा घबराया हुआ है चीन। हमने आपको कुछ दिन पहले ये जानकारी दी थी कि पाकिस्तान कैसे रफाल से डरा हुआ। देखिए, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने बाकायदा रफाल का नाम लेकर डर जाहिर किया था। डरा हुआ है पाकिस्तान रफाल से। अब खबर यह है कि चीन भी रफाल से डरा हुआ है और इसीलिए चीन ने जवाब में लद्दाख के उस पार LAC के बहुत करीब J-20 फाइटर जेट की तैनाती की है। रफाल एयरक्राफ्ट के भारतीय वायुसेना में शामिल होने और अंबाला एयरबेस पर तैनात होने की खबरों से डरे चीन ने अपने सबसे अच्छे हथियार को आगे के मोर्चे पर तैनात कर दिया है। J-20 के बारे में चीन का दावा है कि वो 5th जनरेशन है, स्टेल्थ है और दुनिया के सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट में से एक है। हालांकि इन दावों को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय कसौटी पर कसा नहीं गया है। वहीं रफाल का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ डर के मारे इन्होंने J-20 को वहां लगाया है। आप भी सुनते में आ रहे हैं, मीडिया में भी सुनते आ रहे हैं, लोग चीन पे भी धीरे धीरे एक एक कदम पीछे लेके जाते नजर आ रहा है सबको। बहुत डर गया वो, बिकॉज कभी ये सोचा नहीं था हिंदुस्तान ऐसे कड़क स्टैंड लेगा अगेंस्ट चाइना। अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि चीन का J-20 भारत के रफाल की तुलना में कहां पर ठहरता है। तो आपको ये बता दें कि रफाल कई मामलों में J-20 पर भारी पड़ता है। क्यों कह रहे हैं ऐसा हम? देखिए, रफाल की अगर बात करें हम, क्योंकि रफाल का कोई सानी नहीं, रफाल के आगे कोई टक्कर में नहीं टिकता है। रफाल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। J-20 का यही कॉम्बैट रेडियस 3400 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेडियस के मतलब होता है लड़ाकू विमान अपने बेस से एक बार में कितनी दूरी को तय कर सकता है। इसके अलावा चीन की अगर बात करें, चीन अपने J-20 लड़ाकू विमानों के लिए अभी नई पीढ़ी का इंजन तैयार नहीं कर पाया है। अभी वो रशिया के इंजन का इस्तेमाल कर रहा है चीन J-20 में। वहीं अगर रफाल की बात की जाए तो इसमें शक्तिशाली और भरोसेमंद M88 इंजन लगा हुआ है। साथ ही रफाल में 3 तरह की घातक मिसाइलों के साथ 6 लेजर गाइडेड बॉम्ब भी फिट हो सकते हैं। रफाल अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। अब J-20 की बात करें तो J-20 अपने वजन से लगभग 1.25 गुना ज्यादा वजन जो है वो उठा सकता है। यानी रफाल अपने साथ ज्यादा हथियार और ईंधन ले जा सकता है। यहां पर भी रफाल ज्यादा ताकतवर। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि युद्ध के मैदान में रफाल अपनी क्षमता पहले ही दिखा चुका है। फ्रांस की वायुसेना और नौसेना में रफाल पिछले 14 वर्षों से तैनात है। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया में रफाल ने अपनी क्षमता दिखाई है। जबकि इसकी तुलना अगर चीन से की जाए, J-20 से की जाए तो J-20 लड़ाकू विमान 2017 में यानी सिर्फ 3 वर्ष पहले ही अपनी सेना में
लेकर आया है। सेना में इसको शामिल किया गया है। चीन दावा करता है ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन दुनिया इस दावे पर यकीन नहीं करती है क्योंकि इसे देखा ही नहीं गया। मतलब रफाल मतलब चीन पाकिस्तान का काल, कोई नहीं टिकता रफाल के सामने। ये चीन भी जानता है, पाकिस्तान भी जानता है, इसलिए घबराहट है वहां पर। बात कांग्रेस पार्टी की करेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी रफाल को क्रैश कराना चाह रही थी। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने हाल के सालों में 2 मुद्दों पर आप जानते हैं जबरदस्त सियासत की, रफाल लड़ाकू विमान और दूसरा कोरोना काल में बना प्रधानमंत्री केयर्स फंड, जी पीएम केयर्स फंड। रफाल पर कांग्रेस की सियासत का नतीजा आपको याद भी होगा, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, हालांकि वहां कांग्रेस की फजीहत हुई थी। आज पीएम केयर्स फंड पर दायर याचिका में भी सुप्रीम कोर्ट ने देश हित में कांग्रेस की एक नहीं सुनी। कांग्रेस ने कोरोना से लड़ाई के लिए बने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल उसे ये कहते हुए खारिज किया कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। 2 अलग-अलग फंड हैं, दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं। इसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए कि कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड पर जवाब मांगने का सुप्रीम कोर्ट ने मौका गवा दिया। ये कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट ने मौका गवा दिया, मतलब मनमाफिक फैसला नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठाया। तो चलिए आपको पहले पूरी खबर बताते हैं, इस खबर का मतलब बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए और समझिए पूरी खबर है क्या। तो खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एनडीआरएफ में पीएम केयर्स फंड का पैसा ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है। अमन, खबर है क्या? देखिए खबर ये जो खबर ये तो सबको पता है कि अब एनडीआरएफ में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। खबर यह है कि पीएम केयर्स फंड के खिलाफ राजनीतिक दलों की प्रायोजित साजिश, प्रायोजित षड्यंत्र जो है वो अब नाकाम हो गया। यह है असल खबर। खबर यह भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड और एनडीआरएफ 2 अलग फंड हैं। ये सबको पता है। खबर यह है कि पीएम केयर्स फंड अब अदालत में भी बेदाग साबित हुआ है। जो लोग पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठा रहे थे उन सबको आज जवाब सुप्रीम कोर्ट ने ही दे दिया। खबर यह नहीं है कि कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड पर जवाब मांगने का मौका गंवाया। इसका मतलब आप समझिए, ये है खबर ये कि मनमाफिक फैसला नहीं आने पर कांग्रेस का कोर्ट पर ही अविश्वास सामने आ गया। मतलब अच्छा फैसला तो जज बढ़िया, खराब फैसला तो कोर्ट पर ही सवाल। खबर यह भी नहीं है कि बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की ओछी हरकतों के बावजूद सच्चाई जीत गई, बल्कि खबर यह कि राजीव गांधी फाउंडेशन को प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड और चीन से चंदे पर कांग्रेस खामोश क्यों है। और पीएम केयर्स फंड की लड़ाई कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की हेट स्पीच पर भी आई। दरअसल राहुल गांधी ने कुछ महीनों पहले कहा था कि 6 महीने में लोग प्रधानमंत्री को डंडे मारने लगे। इस पर भी आज सवाल पूछा गया, पलटवार किया केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। सोनिया गांधी ने कहा था अब आर पार की लड़ाई होगी, ये हेट स्पीच है या नहीं। और राहुल गांधी ने दिल्ली में पब्लिक मीटिंग में कहा था कि देश के लोग प्रधानमंत्री को डंडे मारेंगे। ये हेट स्पीच है या नहीं है। यहाँ आपका ध्यान इस ओर भी लाना चाहते हैं कि ऐसी याचिकाओं से सुप्रीम कोर्ट का कितना कीमती वक्त बर्बाद हो जाता है, लेकिन इसकी फिक्र कांग्रेस पार्टी को नहीं। मतलब इसको डिजाइनर पीआईएल कहिए, आप प्रायोजित पीआईएल कहिए, इस तरह की पीआईएल दाखिल करके कोर्ट का भी समय बर्बाद किया जाता है। कई बार इस तरह की डिबेट्स हो चुकी हैं, ऐसे लोगों पर पेनल्टी लगनी चाहिए, इस तरह की प्रायोजित पीआईएल पर जो होती है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो जैसे तैसे अपनी झूठी सियासत चमकाने में ये लोग लगे रहते हैं। आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही भावुक तस्वीर अब हम आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल ये भावुक करने वाली तस्वीर आई है पटना से। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के बारामूला में कल सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पर आतंकी हमला हुआ था। और आपको याद होगा इस हमले में देश के 5 जाबाज शहीद हो गए। हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 2 जवानों का पार्थिव शरीर आज पटना पहुंचा, जहां जवानों को राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। यूपी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और बात करेंगे सीएम योगी के दंगाई से वसूली प्लान, हिट प्लान की बात। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब दंगों में नुकसान की भरपाई के लिए 2 ट्राइब्यूनल का गठन भी कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में इस तरह का ट्रिब्यूनल अपने आप में ये पहला है। पब्लिक प्रॉपर्टी जहां भी डैमेज हुई है, हम इन्हीं उपद्रवियों से इसकी वसूली करेंगे, इनकी संपत्तियों को नीलाम करके इसकी वसूली भी करेंगे। यूपी में दंगाइयों के खिलाफ योगी मॉडल हिट है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों पर नकेल कसने के लिए अब एक और बड़ा फैसला कर लिया है।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने दंगों और हिंसा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के आकलन के दावों को निपटाने के लिए 2 न्यायाधिकरणों का गठन किया है। इन 2 ट्राइब्यूनल में से एक लखनऊ में और दूसरा मेरठ में होगा। घटना के 3 माह के अंदर कोई भी व्यक्ति या सरकार क्षतिपूर्ति का दावा कर सकती है। अधिकरण को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होंगी। अधिकरण द्वारा पारित आदेश को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लखनऊ में 12 मंडलों की वसूली होगी तो मेरठ में 6 मंडलों की वसूली होगी। इस ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होंगे, जबकि संबंधित मंडल के अपर आयुक्त इस ट्राइब्यूनल के सदस्य होंगे। ट्राइब्यूनल को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। सरकार या संपत्ति के मालिक नुकसान की भरपाई के लिए 3 महीने के अंदर दावा ठोक सकते हैं। दंगों में संपत्ति के नुकसान की भरपाई पर न्यायाधिकरण का फैसला अंतिम होगा। फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। योगी सरकार ने इसी साल मार्च के महीने में इसी से जुड़ा एक अध्यादेश जारी किया था और अब 2 ट्राइब्यूनल के गठन के साथ ही यूपी में दंगा वसूली प्लान पर योगी एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब कोरोना वायरस को लेकर हमारे पास जो मंगल समाचार है आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल सवाल यह है कि क्या 90 दिन में भारत कोरोना मुक्त हो जाएगा? 90 दिन, जी हाँ, 3 महीने और बस। क्या देश में कोरोना का पीक निकल चुका है? कोरोना संक्रमण के कुल केस में सिर्फ 25% एक्टिव केस है और औसत रिकवरी हर रोज 55,000 के करीब है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 19,70,000 से ज्यादा है, जो एक्टिव केस से 2.93% ज्यादा है। कि जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, यानी ऐसे मरीज जो ठीक हो गए, भले चंगे हो गए, वो लगभग 20 लाख अब पहुंचने वाले हैं। 19,70,000 हो गए हैं और कुल एक्टिव केसेस के लगभग 3 गुना रिकवर्ड केसेस हो गए हैं। 2.93 टाइम्स ऑफ एक्टिव केसेस आर द रिकवर्ड केसेस। देश को कोरोना संक्रमण पर यह बड़ी जीत हासिल हुई है। जांच में आई तेजी की वजह से हर दिन औसतन 8 लाख से ज्यादा कोरोना के मामलों की जांच हो रही है। हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की भी है, आज हम जाहिर कर सकते हैं कि जो टेस्टिंग की संख्या है वो हम 9 लाख पर डे के नंबर तक पहुंच गए हैं। 0.9 मिलियन पर डे, which is remarkable, which is absolutely remarkable as a number, as an indicator, as a metric। 3 वैक्सीन्स हमारे देश में विकसित हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। उनमें से एक वैक्सीन जो है वो फेज़ 3 ट्रायल में आज या कल में पहुंच जाएगा। बाकी 2 जो है फेज़ 1 फेज़ 2 में हैं, उनकी हमने रिव्यू किया है सबने मिलके और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। और वक्त हो गया है देश ब्रेकिंग का। आपको बता देते हैं सुशांत सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाने जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो कल पता लग जाएगा कि सीबीआई जांच करेगी, मुंबई पुलिस। बड़ी खबर इस वक्त की, फैसला सुरक्षित रखा गया था और अब कल फैसला सुनाया जाएगा कि सुशांत सिंह केस की सीबीआई जांच होगी या मुंबई पुलिस। रिया चक्रवर्ती ने केस को मुंबई ट्रांसफर करने की भी याचिका दी है। महाराष्ट्र सरकार मामले की सीबीआई जांच का विरोध कर रही है। सुशांत सिंह केस में इस वक्त बड़ी खबर यही है कि देश की सर्वोच्च अदालत इस पर कल फैसला सुनाएगी कि जांच सीबीआई करेगी या फिर मुंबई पुलिस। आपको आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर हम दिखाने जा रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ और इस सब के बीच अमेरिका ने शुरू किया है दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास। इस नौसैनिक अभ्यास का नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, यानी कि रिमपैक। इसमें अमेरिका समेत दुनिया भर के 10 देश हिस्सा ले रहे हैं। माना यह जा रहा है कि यह सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं है, दरअसल चीन के लिए अमेरिका के विश्व युद्ध वाली प्रैक्टिस है, अभ्यास है। प्रशांत महासागर में अमेरिका के सबसे बड़े नौसैनिक युद्धाभ्यास यानी रिमपैक युद्धाभ्यास की अहमियत आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि खबर सिर्फ इतनी नहीं कि अमेरिका प्रशांत महासागर में युद्धाभ्यास कर रहा है, बल्कि खबर यह है कि अमेरिका दक्षिण चीन सागर से लेकर हवाई द्वीप समूह तक चीन को अपनी ताकत दिखा रहा है। साथ ही साथ खबर यह भी है कि चीन को इसमें शामिल नहीं किया गया। खबर यह है कि साल 2014 और 2016 की एक्सरसाइज के दौरान, युद्धाभ्यास के दौरान, चीन रिमपैक में शामिल था, लेकिन अब उसे ना बुलाकर अमेरिका ने मैसेज क्लियर दे दिया। और मैसेज ये है कि चीन के साथ उसके रिश्ते खराब दौर से गुजर रहे हैं। साथ ही साथ ब्रुनेई, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और जापान का इसमें शामिल होना
ये बताता है कि अमेरिका की अगुवाई में चीन के खिलाफ एक मजबूत मोर्चाबंदी तैयार हो चुकी है। जाहिर सी बात है, आप समझ चुके होंगे कि चीन के लिए ये शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि हिंद महासागर में भारत की शक्ति और प्रशांत महासागर में अमेरिका और उसके साथी देशों की ताकत से पार पाना चीन के लिए इस बार आसान नहीं होने जा रहा है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि चीन के खिलाफ अमेरिका का वैश्विक गठबंधन कितना मजबूत होता जा रहा है, इसके डिटेल्स अब हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए, अब चीन के सदाबहार दोस्त पाकिस्तान का हाल भी आपको जानना चाहिए। बड़बोला पाकिस्तान, जी हाँ, बड़बोलापन पाकिस्तान की फितरत है, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बड़बोलापन उसे महंगा साबित हो रहा है। इसकी वजह से आप जानते हैं सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज हो गया और अब सऊदी अरब को मनाने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं वो उनको दौड़ लगानी पड़ रही है। अब हो ये सकता है कि जल्द ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री की कुर्सी भी छिन जाए। अब आपको चीन और पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम दिखाने जा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि चीन पाकिस्तान में अपना नौसैनिक ठिकाना तैयार कर रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान के ग्वादर में पीएलए नौसैनिक अड्डे के निर्माण की तैयारी में है। ग्वादर पोर्ट पर नौसैनिक बेस बनाने के पीछे चीन की रणनीति है। चीन ग्वादर में एक हवाई अड्डा भी बना रहा है, वो इसके जरिए भारतीय नौसेना पर दबाव बनाना चाहता है ग्वादर में। असल में अरब सागर और इसके आसपास भारतीय नौसेना का प्रभाव क्षेत्र है और अब चीन को भी यहां एंट्री मिल गई है पाकिस्तान के माध्यम से। देखिए, आमतौर पर कहा जाता है कि चीन के सामान की कोई गारंटी नहीं, मतलब चाइनीज माल मतलब चले तो चांद तक, वो कहावत है ना, लेकिन ये बात पाकिस्तान नहीं समझ पाया। क्योंकि वो चीन का सदाबहार दोस्त है, तो पाकिस्तान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के निर्माण का जिम्मा अपने इसी सदाबहार दोस्त चीन को दे दिया। और हाल देखिए फिर क्या हुआ चाइनीज माल का। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट साल 2018 से ही ऑपरेट हो रहा है। इसे पाकिस्तान का सबसे आधुनिक, सबसे मॉडर्न एयरपोर्ट कहा जाता है। यहाँ हर तरह की सुविधा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इस वक्त आप अपनी आंखों से देख रहे हो सच्चाई को। दरअसल भारी बारिश होती है, इस्लामाबाद की एयरपोर्ट के इस छत को झरने में तब्दील होते देर नहीं लगती। छत के हिस्से टूटकर नीचे गिरने लगते हैं और पाकिस्तान में मेड इन चाइना की पोल खुल जाती है। और अब एक खबर उन लोगों के लिए जिन्हें भारत असहिष्णु लगता है, जिन्हें भारत में डर लगता है, ऐसे लोगों को यह तस्वीर आज जरूर देखनी चाहिए देश हित में। आपको बता दें, ये तस्वीर है चीन के शिनजियांग प्रांत की एक मस्जिद की जगह पर पब्लिक टॉयलेट, जी हां, सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया। खबर जम्मू कश्मीर से। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से आतंकवादियों के होश उड़े हुए हैं। सुरक्षा बलों के आगे आतंकी हर साजिश नाकाम साबित हो रही है। तो अब आतंकी अपनी चाल बदलने लगे हैं। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के जरिए जी न्यूज को जो बड़ी खबर मिली है उसके मुताबिक आपको बता दें, आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए एक बड़ी साजिश रची है। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बलों के एक्शन के बाद अब दहशतगर्द उत्तर कश्मीर और जम्मू में आतंक का अड्डा बनाने में लगे। पिछले साल दक्षिण कश्मीर में 109 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया था। साथ ही कुल 30 आतंकी उत्तर कश्मीर में भी मारे गए थे, जबकि इस साल जुलाई महीने तक साउथ कश्मीर में 108 आतंकी मारे गए। जबकि नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो कुल 14 आतंकी ढेर। वहीं साल 2019 में जम्मू में कुल 3 आतंकी मारे गए, जबकि इस साल जुलाई तक 8 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि उत्तर कश्मीर में आतंकी घटनाएं काफी कम है और यही वजह है आप पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू और उत्तर कश्मीर में अब आतंकी साजिशें बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से उनकी ये चाल भी नाकाम होनी तय है। तो जी न्यूज पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे एक तरफ चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेपाल की ओली सरकार भी चीन के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। चीन वहां किस तरह दोहरी चाल चल रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, देश हित में जानना चाहिए। चीन के इशारे पर ही ओली सरकार ने कालापानी को नेपाल का हिस्सा बताने के लिए नई साजिश रची। नेपाल सरकार अपने दूतावासों के जरिए अभियान चलाने की तैयारी में है। कालापानी को अपना बताने के लिए ओली सरकार किताब जारी करेगी। कालापानी पर किताब को संयुक्त राष्ट्र में भी भेजने की तैयारी है। नेपाल गूगल के अधिकारियों से संपर्क की कोशिश में लगा है। तो वहीं दूसरी ओर चीन गोरखा जवानों को भी भारतीय सेना से दूर करने के लिए साजिश रच रहा है। ध्यान से सुनिए, हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि चीन गोरखा सैनिकों पर नेपाल में एक सर्वेक्षण करवा रहा है। इस सर्वे के जरिए चीन ये जानना चाहता है कि गोरखा सैनिक भारतीय सेना में क्यों शामिल होते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि चीन ने नेपाल में एक एनजीओ को सर्वे के लिए फंड दिया है। इसके लिए नेपाल में चीन के राजदूत ताओ यांकी ने जून के पहले हफ्ते में एनजीओ को 12,70,000 रुपए भी दिए।
देश हित में अब बात करेंगे स्वच्छता की। तो अक्सर आपका सवाल होगा कि स्वच्छता के पैमाने पर कितना खरा उतरता है आपका शहर। तो यकीनन ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि साफ सफाई हम सबके जीवन के लिए बेहद जरूरी है। तो इसकी पूरी खबर आपको 20 अगस्त सुबह 11 बजे जी न्यूज पर मिलेगी। 20 अगस्त सुबह 11 बजे जी न्यूज पर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अगस्त को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा करेंगे। ये देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण यानी 5th एडिशन। इस कार्यक्रम में देश के सबसे स्वच्छ राज्यों और 129 शहरों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। देशहित ब्रेकिंग का वक्त हो गया है। एक्टर संजय दत्त इलाज के लिए कोकिलाबेन अस्पताल पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको पता है कि पिछले हफ्ते संजय दत्त को लंग कैंसर होने की जानकारी सामने आई थी। अब वो इलाज के लिए कोकिलाबेन अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल पहुंच गए हैं संजय दत्त। लंग कैंसर की खबर आई थी और साथ ही उनके द्वारा कहा गया है प्रे फॉर मी, यानी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। लंग कैंसर से पीड़ित हैं। पिछले हफ्ते जानकारी आई और अब वो कह रहे हैं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.